नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एसएससी, सीआरपीएफ, एमपीसीएचओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनको सॉल्व करेंगे हम विद रैशनली। आज के हमारे एमसीक्यू वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है उनकी इंपॉर्टेंट डेट से संबंधित है। तो होप सो आप वीडियो को एंजॉय करेंगे और अपने ज्ञान का जो है प्रदर्शन करेंगे कि देखते हैं आप कितना अपने आंसर को अच्छे से दे पाते हैं। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए ताकि इस बेहतरीन जो वीडियो की कड़ी है, इस बेहतरीन सेशन का हम सब मिलकर आनंद उठा सके। तो चलते हैं एक बेहतरीन सेशन की तरफ। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेन एजेंसी, है ना। कौन सी इनमें से फॉरेन एजेंसी नहीं है? देखिएगा चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको इस क्वेश्चन में ये पहचानना है कि इनमें से फॉरेन एजेंसी कौन सी नहीं है। हमने यहाँ लिखा है नॉट ए फॉरेन एजेंसी। ऑप्शन लिखा हुआ है डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूएनएफडीए, उनसेट। तो ये तो आप सबको पता है कि डब्ल्यूएचओ इंडिया के अंदर नहीं है, तो ये फॉरेन ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, दैट इज यूनिसेफ। इसके अलावा यूएनएफपीए, यूएनएफपीए जो होती है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो कि यूएसए की एक एजेंसी है। और यूएनएआईडीएस जो है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑफ एचआईवी या यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑफ एड्स। तो ये सारी की सारी अमेरिका की जो है एजेंसीज है, तो ये फॉरेन एजेंसी है, तो ये तो जवाब नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है एनआईसीडी। एनआईसीडी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, और ये है न्यू दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसको क्या बोला है? नेशनल, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिजीज। ये कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये न्यू दिल्ली कहाँ है? फॉरेन में तो है नहीं, इंडिया में है कि नहीं है? इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। तो डेफिनेटली ये फॉरेन एजेंसी नहीं है, इंडिया की एजेंसी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। सिडा और डानिडा, आपको पता होगा सिडा का फुल फॉर्म होता है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी। ये स्वीडन के अंदर है, स्वीडन इंडिया में नहीं है कि नहीं है? और डानिडा जो है वो डेनमार्क की एक जो एजेंसी है, इसको डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी कहते हैं। तो एक है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जो स्वीडन में है, ये डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि डेनमार्क के अंदर है, तो ये फॉरेन के अंदर है। एक है नोरेड, यहाँ पे नोरेड जो है नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड एजेंसी। तो ये जो नॉर्थ अमेरिकन है वहां की एरोस्पेस डिफेंस कमांड एजेंसी है, यूएसए के अंदर है। तो ए, सी और डी, ये तीनों की तीनों जो संस्थाएं नाम यहाँ ऑप्शन में है, ये सब फॉरेन एजेंसी है। और एनआईसीडी जो है वो इंडिया की एजेंसी है, इसलिए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज? आपको बताना है कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज आपको पता हो तो वो होती है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में कम्युनिकेट होती है, किसी भी रूट के द्वारा, किसी भी मीडियम के द्वारा, वाया एनी मीडिया। किसी भी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर कम्युनिकेट होना कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। सवाल ने पूछा है कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है मलेरिया एंड फाइलेरिया। तो आपको पता है मलेरिया और फाइलेरिया कम्युनिकेबल डिजीज है ना, ये कम्युनिकेट होती है, वेक्टर बोर्न डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी कम्युनिकेबल डिजीज है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्यूबरकुलोसिस एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैलती है। लेप्रोसी जो होती है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलती है। एचआईवी ब्लड से, बॉडी सिक्रीशन से एक दूसरे से कम्युनिकेट होती है। तो ए, सी और डी ये तीन ऐसी बीमारियां हैं जो तीनों की तीनों कम्युनिकेट होने वाली बीमारी है। यहाँ पूछा कौन सी कम्युनिकेबल नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल सही, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कैंसर इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। कैंसर टच करने से या बॉडी फ्लूइड से ऐसे नहीं फैलता है, जिसको होगा उसके खुद के कुछ ऐसे एक्शन होते हैं। मान लो जैसे किसी को लंग कैंसर है तो उसने सुट्टा लगाया इसलिए लंग कैंसर हुआ, लेकिन ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है।
ऐसा नहीं है कि मेरे को कैंसर है, आप साथ में खाना खाएंगे या अपना ब्लड आपस में टच हो गया या बॉडी फ्लूइड हो गया तो कैंसर फैल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो कैंसर जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है। द नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो कौन से सन के अंदर लॉन्च हुआ है? ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है अपना 1955, सेकंड है 1965, थर्ड है 1975 और 1985। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैक्सिमम पीपल जो है वो ठीक दिशा के अंदर जा रहे हैं। डायरेक्ट सन का क्वेश्चन है और आज मैंने बोला है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सन से ही मिलेंगे। कौन सा प्रोग्राम किस सन में आया, आपको लॉन्चिंग टाइम पता होना चाहिए। फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ए करेक्ट आंसर है। 1955 के अंदर लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 1955 के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काला आजार, सैंड फ्लाई, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या रहता है? सैंड फ्लाई, इसकी वजह से होता है काला आजार। उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो कंट्रोल प्रोग्राम कौन से सन में लॉन्च किया था? काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम। 1981, 1987, 1991, 1997। काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम, सैंड फ्लाई, काला आजार। बहुत अच्छे, कुछ लोग ठीक जवाब दे पा रहे हैं। करेक्ट आंसर है सी, 1991। काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1991 के अंदर लॉन्च हुआ था, सैंड फ्लाई, काला आजार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जापानीज एनकेफेलाइटिस, जापानीज एनकेफेलाइटिस के बारे में कौन सी बात सत्य है? पहला है, इट इज ए जूनोटिक डिजीज दैट अकर इन पिग एंड बर्ड्स, है ना, पिग और बर्ड्स की वजह से होती है। और जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक डिजीज वो होती है जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग को होती है। इसका पॉजिटिव ऑर्गन फ्लेवी वायरस ग्रुप माना गया है और ये ट्रांसमिट होती है एनिमल से ह्यूमन के अंदर थ्रू क्यूलिसिन मॉस्किटोज। पिग्स और बर्ड्स में होती है, फ्लेवी वायरस ग्रुप का है और एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होती है क्यूलिसिन मॉस्किटो। बहुत बढ़िया, तीनों ही बातें बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, है ना। जापानीज एनकेफेलाइटिस के बारे में ये तीनों ही बातें करेक्ट है। इस डिजीज के प्रिवेंशन के लिए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन काम में लिया जाता है। इस डिजीज के प्रिवेंशन के लिए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन काम में लिया जाता है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, डी इज द करेक्ट वन। आउटब्रेक डेंगू हेमरेजिक फीवर का दिल्ली के अंदर, दैट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, कब हुआ था? द आउटब्रेक ऑफ डेंगी या डेंगी हेमरेजिक फीवर, डेंगी फीवर बोल दो या डेंगी हेमरेजिक फीवर बोल दो, इसका आउटब्रेक दिल्ली के अंदर कौन से सन में हुआ था? 1992, 96, 2002, 2006। डेंगी हेमरेजिक फीवर का दिल्ली के अंदर, डेंगी या डेंगी हेमरेजिक फीवर का दिल्ली में आउटब्रेक हुआ था 1996 के अंदर। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1996 के अंदर डेंगी हेमरेजिक फीवर का आउटब्रेक हुआ था कैपिटल दिल्ली के अंदर। डायरियल डिजीज जो है उसको कंट्रोल करने का प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? डायरियल डिजीज को कंट्रोल करने का प्रोग्राम कौन से सन में स्टार्ट किया गया? फटाफट से जवाब लिखिएगा। डायरियल डिजीज को कंट्रोल करने का प्रोग्राम 1978, 1983, 1988, 1993। आज सारे क्वेश्चन आपको सन से संबंधित है, प्रोग्राम से संबंधित है। डेट्स याद है तो आप जवाब दे पाएंगे साहब, नहीं तो मामला यहाँ पे खोटा ही चलेगा और कई लोगों का मामला आज खोटा हो रहा है। कोई बात नहीं, गलती से सीखते हैं। मैंने चलना भी तब शुरू किया था जब मैं पहली बार गिरा था। तो करते हैं, फेल होते हैं, तो फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है। और जब हम फेलियर का सामना करते हैं और हिम्मत करके दोबारा चलने की कोशिश करते हैं तो विश्वास मानिएगा उस समय आप अकेले नहीं होते हैं, आपके सामने फेलियर का एक्सपीरियंस जुड़ जाता है और वो एक्सपीरियंस आपको सफल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फेल तो हम कभी होते ही नहीं है, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। तो सीखते रहिएगा, एक दिन जीत पक्की है, पक्का वादा है पक्की जीत का। रोज डटे हुए रहिए और अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। तो यहाँ पे डायरियल कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो साहब 1978 के अंदर स्टार्ट किया गया था। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डायरिया को कंट्रोल करने का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था 1978 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, ए प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी ऑफ डायरियल डिजीज।
डायरियल डिजीज ना हो इसके प्रिवेंशन के लिए कौन सी स्ट्रेटजी काम में नहीं लेते हैं? सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, इम्यूनाइजेशन। ट्रिकी क्वेश्चन है आज के सेशन का, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अपने एमसीक्यू सेशन में ऐसे कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं जो लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता जवाब, वही जवाब निकलता है, इसको ट्रिकी क्वेश्चन कहता हूं मैं। इसको देख के आपको लगता होगा नहीं कि इस सवाल का जवाब जो है वो क्या होना चाहिए। आपको ये लगता होगा कि इस सवाल का जवाब सर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी तो नहीं होगा, है कि नहीं? ये लगता होगा ना कि डायरिया है तो ओरल ओआरएस तो देती है। पर याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, इसलिए इसका जवाब है सी। जो आपको नहीं लग रहा है ना जवाब, वही जवाब है इसका। इसका जवाब सी है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। क्यों है पता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं है, नॉट ए प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी। तो ओआरएस जो होता है वो थेराप्यूटिक तरीका है, ट्रीटमेंट करते हैं इससे। किसी को डायरिया होता है तब ओआरएस देते हैं, डायरिया को होने ही ना दे इसके लिए ओआरएस काम नहीं करता है। ये डायरिया को रोकता नहीं है, डायरिया होने के बाद में उसका इलाज है। अगर आप सैनिटेशन का ध्यान रखेंगे तो डायरिया होगा ही नहीं, ये प्रिवेंशन का तरीका है। अगर आप हेल्थ एजुकेशन देंगे तो डायरिया होगा नहीं, ये प्रिवेंशन का तरीका है। अगर आप इम्यूनाइजेशन कर देंगे रोटा वायरस के खिलाफ तो डायरिया नहीं होगा, ये इम्यूनाइजेशन एक प्रिवेंशन का तरीका है। तो ए बी और डी ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है, लेकिन ओआरएस ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी जो है वो डायरिया की प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी नहीं है। तो ए बी और डी आपने जो लगाए हैं ये बिल्कुल खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर तो यहाँ पे सी है, और खोटे वर्ड का मतलब होता है रॉन्ग आंसर है कि नहीं है? तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस वाज स्टेबलाइज इन। ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए जो नेशनल प्रोग्राम चलाया गया था वो कब स्टेबलाइज किया गया था ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए? 1970, 76, 1980, 1986। फटाफट से जवाब लिखिएगा। ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। बहुत अच्छे, इसका करेक्ट आंसर है बी 1976। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने का प्रोग्राम स्टेबलाइज हुआ था 1976 के अंदर। अगला प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, नेशनल गोइटर प्रोग्राम। गोइटर जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आयोडीन आयोडीन की डेफिशिएंसी से। तो कब लॉन्च किया गया था गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम? कब लॉन्च किया गया था? 52, 57, 62, 67। नेशनल गोइटल प्रोग्राम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, कुछ लोग बिल्कुल करेक्ट है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 1962 के अंदर नेशनल गोइटर प्रोग्राम जो है उसकी लॉन्चिंग हुई थी। आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है गोइटर डिजीज, और प्रोग्राम 1962 के अंदर लॉन्च हुआ था। सी इज द करेक्ट वन। A revised strategy for National TB Control Program (RNTCP), Revised National Tuberculosis Control Program, was evolved by a committee of experts after reviewing National Tuberculosis Control Program. एनटीसीपी को रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो बनाया गया कमेटी के द्वारा। उस एक्सपर्ट कमेटी ने कौन से ईयर में ये शुभ काम किया? 1992, 1996, 2002, 2006। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को क्या बनाया गया? रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। कौन से ईयर के अंदर? बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने बिल्कुल करेक्टली क्वेश्चन को हैंडल किया है और उनको सन याद है अच्छे से। बहुत बढ़िया, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी खोटा है, बी नहीं है, ए है। ए करेक्ट आंसर है। 1992 एनटीसीपी को रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो कमिटी ने बनाया था 1992 के अंदर। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेशनल वेनेरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम वीडीसीपी। वेनेरियल डिजीज, यौन रोग जो रहते हैं, गुप्त रोग जो रहते हैं उसको वेनेरियल डिजीज कहते हैं, उसको कंट्रोल करने का प्रोग्राम वाज स्टेबलाइज एज पर द एडवाइस ऑफ भोर कमिटी इन द ईयर। कौन से ईयर के अंदर भोर कमिटी ने एडवाइस किया था वेनेरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम? तो वो कौन सी कमिटी के अंदर उस प्रोग्राम को स्टेबलाइज किया गया था? 1946, 49, 56, 59। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोग 46 बोल रहे हैं। 46 में भोर कमिटी जो है वो लॉन्च किए थे, लेकिन उसने ये प्रोग्राम जो है ये भोर कमिटी की एडवाइस थी। प्रोग्राम का स्टेब्लिशमेंट पूछा है यहाँ पे, भोर कमिटी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। प्रोग्राम कब स्टेब्लिश हुआ? तो ये भोर कमिटी ने सुझाव दिया 46 में, और 49 के अंदर ये प्रोग्राम जो है स्टेब्लिश हुआ। वेरी गुड, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
1949 के अंदर ये प्रोग्राम जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज कन्वर्टेड इनटू नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम इन द ईयर। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट हो गया कौन से ईयर के अंदर? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 58, 63, 68, 73। जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था वो कन्वर्ट हो गया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंदर, और इसका ईयर जो है वो है 1958। बिल्कुल बढ़िया, ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 1958 के अंदर नेशनल मलेरिया प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंदर क्या हो गया? कन्वर्ट 1958 के अंदर। ए इज द करेक्ट वन। NLCP नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो 1955 के अंदर आया था उसको रीनेम करके नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कौन से ईयर में कर दिया? है ना, नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम जो 1955 का था उसको रीनेम करके नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कौन से ईयर में कर दिया? ऑप्शन है यहाँ पे 63, 73, 83, 93। बहुत अच्छे, कुछ लोग ठीक आइडिया लगा पा रहे हैं लेकिन कुछ लोग खोटे जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। 1983 है करेक्ट साहब, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 83 के अंदर जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था उसी दिन हमने लेप्रोसी को इरेडिकेट करने का फैसला कर लिया था, है ना, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च करके 1983 के अंदर। सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? 1949 के अंदर, 62 के अंदर, 71 के अंदर, 74 के अंदर। आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है MTP एक्ट वो कब पास हुआ था? सारे लोगों का करेक्ट जवाब होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया, सी करेक्ट आंसर है। 1971 के अंदर पास हुआ था और 1972 के अंदर लागू हो गया था, ये काम के अंदर आ गया था, है ना। तो 1971 जो है उसमें MTP एक्ट जो है वो पास हुआ था। सी इज द करेक्ट वन। मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। देखिएगा चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, कुछ लोगों लाइक नहीं किया अभी तक, है ना। मैक्सिमम पीपल जो देख रहे हैं उतने लाइक नहीं है, वाई? फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस कंटेंट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में मदद करें ताकि अपनी जो मेहनत है वो साकार हो सके, है कि नहीं है? तो लाइक करना ना भूले। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था कौन से ईयर में? 52, 65, 55, 77। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब जो पूछा है वो कब स्टार्ट हुआ था? 52, 65, 55 और 77। बहुत अच्छे, मैक्सिमम पीपल बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है 1952 के अंदर स्टार्ट हुआ था, इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 1952 है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1952। बहुत बढ़िया। कंसेंट फ्रॉम ए गार्जियन फॉर MTP इज रिक्वायर्ड। गार्जियन वो होते हैं जो लेडी के साथ में होते हैं, तो साथ वाले लोगों की, देखिएगा MTP के लिए हमेशा जो जो फीमेल होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, सिर्फ उसी की कंसेंट की जरूरत होती है, बाकी किसी के कंसेंट की जरूरत नहीं होती है ना। जो लेडी होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो प्रेग्नेंट लेडी अगर कंसेंट दे दे, है ना, प्रेग्नेंट लेडी जो है वो कंसेंट दे दे तो हम MTP कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है गार्जियन के कंसेंट की कब जरूरत पड़ती है? फीमेल इज बिलो 28, फीमेल इज बिलो 23, फीमेल इज बिलो 17, फीमेल इज डाइवोर्स। तो अगर फीमेल 28 साल से कम है, मान लो 27 साल है, तो गार्जियन के कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। 23 साल से कम मतलब 22 साल है तो कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है। और डाइवर्स फीमेल है तो भी कंसेंट की, गार्जियन के कंसेंट की जरूरत नहीं है। अगर नाबालिग है फीमेल, 17 साल से कम है ना, तो डेफिनेटली गार्जियन के कंसेंट की जरूरत रहती है। नाबालिग अवयस्क जो फीमेल है उसमें गार्जियन के कंसेंट की जरूरत रहती है। बाकी बालिग फीमेल किसी भी उम्र की होती है, सिर्फ उसी की कंसेंट से हम MTP कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, फीमेल जिसका उम्र 17 ईयर से कम है। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ प्रोग्राम्स की डेट से संबंधित थे। कुछ डेट कॉमन होती है, ये डेट थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए अपन थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं।
होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। डेट्स को आपको याद करना है तो वीडियो को आप दोबारा देख के भी डेट को याद कर सकते हैं और इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का जो है काम करें, ताकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो अगर आप सारथी बनेंगे तो मैक्सिमम लोग जो है इस तरीके के कंटेंट का फायदा उठा सकते हैं। तो मिलेंगे दोबारा कल इसी समय एक नई एनर्जी और एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ डिफरेंट टाइप के यूनिक एमसीक्यू, कुछ अच्छे एमसीक्यू, कंसेप्ट बेस्ड के एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।